करूंगा उसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है आने वाले चैप्टर्स के लिए, चाहे आप पीरियडिक टेबल पर हो, चाहे आप केमिकल बॉन्डिंग पर हो, या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप जब जाओगे। इस लेक्चर के बिना आपकी बहुत सारी चीज गड़बड़ हो जाएगी। तो चलिए काफी ध्यान से आप इस लेक्चर को देखिएगा एंड वी विल मूव फॉरवर्ड। हल्का सा मैं आपके रिवीजन भी करवा दूंगा, मैं 5 मिनट बैक से स्टार्ट करूंगा। ओके, तो लास्ट क्लास में हमारी डिस्कशन स्टार्ट हुई थी अबाउट द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। तो बच्चों जल्दी जल्दी मुझे बता देना कि सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम का यदि मैं बात करूं, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम का यदि मैं बात करूं तो किस वैल्यू पे डिपेंड करता है एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल की? सर एन पे डिपेंड करता है। यस सर, एन पे डिपेंड करता है, बोले तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है। गॉट इट? अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं डिफरेंट सबसेल्स को मैं लिख के रखा हूं, 1s सबसेल, 2s सबसेल, 2p, 3s, 3p, 3d। ओके, अब मुझे आप लोगों को बताना है कि 1s और 2s में यदि मैं कंपेयर करूं तो किसके सबसेल में एनर्जी ज्यादा होगी? 2s। सर 2s में एनर्जी ज्यादा होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे 1s में n की वैल्यू 1 है, 2s में n की वैल्यू 2 है, तो 2s की एनर्जी ज्यादा होगी। 2s और 2p में किसकी एनर्जी ज्यादा होगी? सिंगल इक्वल सर, इक्वल इक्वल। ओके, क्योंकि दोनों के लिए n की वैल्यू तो सेम ही पड़ी हुई है। 2p और 3s में 3s 3s की ज्यादा होगी, 3s 3p में सर इक्वल इक्वल, 3p 3d इक्वल 4s का सर 4s इक्वल इक्वल। तो मतलब आप लोगों को ये समझ आ रहा है कि सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम की यदि बात की जाए तो एनर्जी कहीं ना कहीं डिपेंड करती है ओनली ऑन द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो आगे में नंबर लिखा रहता है। ठीक है ना? चलिए, तो ये डिस्कशन सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के बारे में हुआ था, और वगैरह बहुत सारे डिस्कशन हुए थे, वो दिमाग में आप रखना, मैं फिर से उसको रिपीट नहीं करूंगा। चलिए मेजर पार्ट को हम लोग देख लेते हैं। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए n+l, बहुत अच्छे, हायर द वैल्यू ऑफ n+l हायर इज द एनर्जी। ओके, n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर, दोनों की एडिशन। अब चलिए एक बार हम लोग देख लेते हैं, s सबसेल रहेगी तो l की वैल्यू क्या रहती है? 0। p सबसेल रहेगी तो l की वैल्यू 1। d के लिए 2, f के लिए 3। आप लोग को मालूम है? अब बच्चों देखो, ऑब्वियसली n+l यदि हम लोग देखें तो 1s के लिए कितना आएगा? 1 + 0 1 आएगा, 2s के लिए 2 + 0 2 आएगी, 2p के लिए 2 + 1 3 आएगी, 3s के लिए 3 + 0 3 आएगी, 3p के लिए 3 + 1 4 आएगी, 4s के लिए 4 + 0 4 आएगी, और 3 + 2 5 आएगी। और एक चीज मैंने आप लोगों को बोला था, यदि n+l सेम हो जाता है तो जिसका n का वैल्यू ज्यादा होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। तो 1s और 2s में बिना बोले 2s का ज्यादा है, 2s और 2p में 2p की ज्यादा है। हाँ, 2p और 3s में वैल्यू सेम है, किसका बड़ा होगा? 3s सर, n की वैल्यू बड़ी। 3s और 3p में 3p और 4s में 4s सर 4s 3d में 3d। हाँ, अब इसमें थोड़ा डिफरेंस आप लोग गौर कर लेना, 3s 3p 3d नहीं है, 3s 3p उसके बाद 4s आ जाती है, फिर 3d होती है। ठीक है ना? गॉट इट? चलिए, तो और जितने डिटेल्स इसके बारे में दिया था लास्ट लेक्चर में उसको अच्छे से देख लेना। चलिए बाकी चलो इसका बारे में बता दो क्या आएगा फटाफट। ये बताया था मैंने आप लोगों को, यदि सबसेल सेम है तो एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? लोअर एटॉमिक नंबर की कि हायर एटॉमिक नंबर की? लोअर एटॉमिक नंबर की।
तो एनर्जी इन द ऑर्बिटल इन द सेम सबसेल डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। ओके, ये सबको मालूम है। यदि सेम सबसेल की बात होगी, 2s की बात होगी हाइड्रोजन की, 2s की लिथियम की, 2s की सोडियम की, 2s की पोटासियम की, तो सबसे ज्यादा एनर्जी होगा 2s का हाइड्रोजन के केस में, जिसका एटॉमिक नंबर सबसे कम है। ओके, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पोर्शन में। चलिए यहां से आज की टॉपिक स्टार्ट होगी और चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल हम लोगों को देखना है, दैट इज नोन एज द अफबाउ प्रिंसिपल। अफबाउ, पहली बात आप लोगों को दिमाग में एक रखना है कि अफबाउ किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं था। अफबाउ का मतलब होता है बिल्ट अप। ओके, ग्रीक भाषा में अफबाउ का मतलब होता है बिल्ट अप। बोलने का मतलब कि इलेक्ट्रॉन किस तरह से अलग अलग ऑर्बिटल्स में रखोगे, हम लोगों को इस प्रिंसिपल से पता चलता है। देखो ये प्रिंसिपल हमें क्या बोलता है, एक पर्टिकुलर एटम जो अपने मिनिमम एनर्जी स्टेट में है, बोलने का मतलब ग्राउंड स्टेट में, उसके ऑर्बिटल्स भरेंगे इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जीज। बोलने का मतलब जिसका एनर्जी कम होगा उसमें पहले इलेक्ट्रॉन घुसेंगे, जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी उसमें बाद में इलेक्ट्रॉन आएगी। ओके, तो ऑर्बिटल में इसी हिसाब से फीलिंग्स हो। चलिए एक छोटी सी और चीज आपके साथ में डिस्कस कर लेता हूं। एस सबसेल के अंदर में कितने ऑर्बिटल होते हैं? एक। पी सबसेल के अंदर में कितने ऑर्बिटल होते हैं बच्चों? 3। डी सबसेल के अंदर में कितने इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स होते हैं? 5। 5। एस सबसेल के अंदर में 7। ओके, तो एस के ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2। पी सबसेल में सब मिला के 6 इलेक्ट्रॉन, डी सबसेल में सब मिला के 10 इलेक्ट्रॉन, 5 ऑर्बिटल मतलब 5 into 2, और एफ सबसेल में 14 इलेक्ट्रॉन, 7 into 2। चलिए अब देखते हैं हम लोग, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। 1s का n प्लस l का वैल्यू बताओ कितना होगा? 1 होगा, वेरी गुड। 2s के लिए बताओ मुझे n प्लस l का वैल्यू। 3। 2s के लिए हो जाएगा 2 हो जाएगा बेटा, 2 + 0 2 होता है। 2p के लिए क्या हो जाएगा? 2 + 1 3। 3s के लिए 3, 3p के लिए 4, 3d के लिए 5, 4s के लिए 4, 4p के लिए 5, 4d के लिए 6, 4s के लिए 7, 5s के लिए 5, 5 के लिए 6, 5d के लिए 7, 5f के लिए 8, 6s के लिए 6, 6p के लिए 7, 8, 7s के लिए 7, 7p के लिए 8। तो देखो n प्लस l का वैल्यू सबके लिए मैं लिख दिया। अब देखो क्या बोला जाता है कि जिसकी एनर्जी कम होगी उसी में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगी। तो ये एरो का डायरेक्शन देखना, ये एरो बनाई हुई है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में घुस रहा है? 1s में घुस रही है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में घुसेगी। तो 1s में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? 2 जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं। अब 1s के बाद इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? 2s में, ठीक है ना। अब जल्दी जल्दी बच्चों बताओ मुझे, 2s के बाद इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? 2p के बाद 3s के बाद 3p के बाद 4s, ठीक है ना। 4s के बाद 3d। ओके, आप इस डायग्राम से पूरा कुछ समझ सकते हो। ओके, आई सपोज आप गलती मत करना, देख लो पहले 1s में जाती है, ये ध्यान में रखना। पहले 1s में, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s, 3p, और 3p के बाद 3d नहीं 4s, फिर उसके बाद 3d। ओके, ये दिमाग में रखिए। चलिए, ये तो अफबाउ का प्रिंसिपल बोलता है कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कम एनर्जी वाले में जाएगी, फिर हाइयर एनर्जी वाले में जाएगी। अब आ जाओ दूसरा प्रिंसिपल। ओके, पॉली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ध्यान से सुनिएगा। लाइनस पाउलिंग ने एक
प्रिंसिपल दिया था 1926 में। ओके, इट इज नोन एज पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल के हिसाब से कोई भी दो इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर का वैल्यू सेम नहीं रहेगा। ओके, फिर से सुन लो, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बोलता है कि कोई भी दो इलेक्ट्रॉन का एक एटम के अंदर में चारों क्वांटम नंबर का वैल्यूज सेम नहीं रहेगा। ध्यान से सुनो मेरी बात को, ये जो 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं ना बच्चों, 4 क्वांटम नंबर्स, ये 4 क्वांटम नंबर एक्चुअली एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये 4 क्वांटम नंबर को आप एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल सकते हो। ओके बच्चों, एड्रेस का स्पेलिंग सही है कि गलत है? मुझे गलत लग रहा है, क्योंकि गलत है ना, AD होगा मुझे लगता है जहां तक। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना आप, इसका केमिस्ट्री से कोई मतलब नहीं। चलिए, तो ये जो 4 क्वांटम नंबर होते हैं वो इलेक्ट्रॉन के एड्रेस के जैसे होते हैं। मुझे एक बात बताना, एक कॉलोनी है, मान लो आप जिस कॉलोनी में रहते हैं, आपका एक घर है, मान लो ये वाला आपका घर है, घर A, और कोई आपका एक पड़ोसी का घर है बगल में, घर B। आप मुझे बताओ, क्या आपके घर का एड्रेस और आपके पड़ोसी के घर का एड्रेस बिल्कुल सेम होगा? नो सर। नो सर। ठीक जिस प्रकार दो घर का एड्रेस पूरी कंट्री में कभी भी सेम नहीं हो सकता है, उसी प्रकार कोई भी दो इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर एक एटम के अंदर में कभी भी सेम नहीं हो सकता है। ओके, अब इसको समझते हैं थोड़ा डिटेल्स में। मान लो n = 2, मतलब दूसरा सेल का बात हो रहा है। l = 1, कौन सा सब सेल का बात हो रहा है, जल्दी बताओ? P सब सेल का बात हो रहा है। 1 मतलब P सब सेल, और 1 है तो ये 3 ओरिएंटेशन में रहेगी, -1, 2 + 1। बोलने का मतलब क्या क्या, -1, 0 + 1, 3 ओरिएंटेशन हो सकती है, मतलब 3 ऑर्बिटल्स, px, py, pz। तो मान सकते हैं चलो ये वाला pz ऑर्बिटल का बात हो रहा है, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली हम लोग जो ऑर्बिटल का बात कर रहे हैं यहाँ पे, पहले 3 क्वांटम नंबर से वो किसी ऑर्बिटल का बात कर रहे हैं। तो पहला 3 क्वांटम नंबर जो होता है वो हमें ऑर्बिटल के बारे में बताता है। ओके, मैक्सिमम तक 3 क्वांटम नंबर सेम हो सकता है। मैक्सिमम तक 3 क्वांटम नंबर सेम हो सकता है। चौथा क्वांटम नंबर तो बिल्कुल सेम कभी भी नहीं होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होगा, एक इलेक्ट्रॉन यदि पॉजिटिव स्पिन में है, इसका मतलब अपवर्ड स्पिन में है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन कैसे स्पिन में होगा? डाउनवर्ड स्पिन में होगा। तो प्लस स्पिन मतलब +½ और डाउनवर्ड स्पिन मतलब -½ तो चौथा क्वांटम नंबर तो सेम हो गया। तो एट मैक्सिमम 3 क्वांटम नंबर सेम हो सकते हैं, बट चौथा क्वांटम नंबर तो डिफरेंट होना ही पड़ेगा। हो सकता है चारों भी डिफरेंट रहे, ऐसा भी हो सकता है, चारों भी डिफरेंट रह सकते। ओके, और सुनिएगा, इस प्रिंसिपल को दूसरा भाषा में यह भी बोला जा सकता है। ओके, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ये सभी को मालूम है। और उन दोनों इलेक्ट्रॉन के स्पिन जो रहनी चाहिए वो उल्टी रहनी चाहिए, सेम स्पिन नहीं रहेगी। ओके, तो दूसरे ढंग से यदि इनके प्रिंसिपल को बोले, 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में और दोनों की स्पिन डिफरेंट होनी चाहिए, है ना। तो ये देखो A और B दोनों तो 2pz ऑर्बिटल के बारे में बता रहा है। 2pz में जो 2 इलेक्ट्रॉन है, एक की स्पिन ऑपोजिट है दूसरे की। गॉट इट? आई सपोज पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का स्टेटमेंट आपको समझ आ चुका होगा। ओके, एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन और वो 2 इलेक्ट्रॉन के स्पिन ऑपोजिट होंगे। चलिए मैं बात करता हूं, यदि आपके सामने p सबशेल का, तो p सबशेल में कितने डब्बे होंगे, बोलने का मतलब कितने ऑर्बिटल होंगे?
3, तो 3 डब्बे में बना दिया। ओके, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे रह सकते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, और जो एक डब्बा में दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा वो अपोजिट स्पिन के साथ आएगा। अब कंफ्यूज मत होना, आप चाहो तो होल एरो बनाओ या हाफ एरो बनाओ, दोनों मतलब एक ही होता है। आप चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो स्पिन, ठीक है। ओके, तो ये देख रहे हो px ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन जो है दोनों की स्पिन उल्टा है, py में दोनों का स्पिन उल्टा है, pz में दोनों का स्पिन उल्टा है। गॉट इट? समझ गए? मुझे बताना d ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 5, हाँ, 5, d में 5 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे। 10 आएगी, 5 डब्बे होते हैं तो हर एक में 1, 2, 3, 4, 5, मतलब एक एक तो हुआ, और फिर दूसरा जो रहेगा वो उल्टा स्पिन के साथ, ठीक है ना। तो 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ठीक है, समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ते। ये पेन का कलर उतना अच्छा नहीं लग रहा है, इसको मैं बदल देता हूँ, मैं रेड ले लेता हूँ। अच्छा स्टूडेंट, कौन सा इंक से लिखूं? आपको कौन सा इंक अच्छा लगता है? ब्लैक, ब्लू, ग्रीन? चलो आप लोग बताओ, जिससे बताओगे उससे मैं लिखूं। सर रेड। किससे लिखे? सर रेड। रेड से लिखे ना, रेड ज्यादा क्लियर जाता है। चलिए ठीक है। सर दूर से भी दिखेगा। क्या बोल रहे हो बेटा? सर रेड दूर से भी दिखेगा ना? वेरी गुड, थैंक यू। चलिए एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन देखो, आईआईटीज में, मेडिकल के ये सब एग्जाम में हाइपोथेटिकल क्वेश्चन आ सकते हैं, बोले तो काल्पनिक क्वेश्चन आ सकते हैं। अब काल्पनिक क्वेश्चन क्या बनता है देखिएगा। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन के स्पिन के 3 वैल्यूज, होता तो दो ही वैल्यू है, पर बोल रहा है कि मान लीजिए इलेक्ट्रॉन के 3 प्रकार के वैल्यूज हो सकते हैं, ए, बी और सी। ओके, हम लोगों ने तो अभी तक यही पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन के 2 वैल्यूज होते हैं, एक +½ और एक -½ बट बोल रहा है कि मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन का 3 स्पिन का वैल्यू। अब आपके सामने क्वेश्चन है मेरा कि सेकेंड शेल में हाउ मच इलेक्ट्रॉन्स। चलिए देखते हैं कौन बच्चा आंसर देता है इसका। थोड़ा दिमाग लगाओगे, कॉन्सेप्चुअल, देखो कॉन्सेप्ट तो आप ही को लगाना पड़ेगा। चलो बताओ, यदि इलेक्ट्रॉन के पास 3 स्पिन के वैल्यूज हो जाएं तो सेकेंड शेल में, मतलब सेकेंड ऑर्बिट की बात कर रहा हूं मैं, सेकेंड ऑर्बिट में, ओके, सेकेंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? चलिए, वैसे नॉर्मली सेकेंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं मुझे बता दो ये। और सेकेंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? सर 8 रहती है नॉर्मली। यस, वेरी गुड। आपसे पूछा गया है यदि स्पिन के 3 वैल्यूज हो तो कितने? 12। चलिए देखते हैं, किसी बच्चे ने आंसर दिया, इसको समझने की कोशिश करते हैं। सर सही है गलत सर? बता रहा हूं, उसी को समझो पहले। देखिए, बोला क्या गया था पाउली का प्रिंसिपल कि एक ऑर्बिटल में चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। ओके, तो देखो बच्चों, मानो स्पिन का 3 वैल्यू आता है, ए, बी और सी, तो मुझे एक बात बताओ, एक ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन आ सकता है कि नहीं? क्योंकि चारों का क्वांटम नंबर तो डिफरेंट हो जा रहा है ना? हो रहा है कि नहीं? 4 क्वांटम नंबर 3 हो रहा है। तो मतलब क्या है, यदि स्पिन का 3 वैल्यू हुआ तो पाउली का रूल फॉलो करते हुए हम एक ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि तीनों का तो स्पिन का वैल्यू डिफरेंट हो गया है, तो एक ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन आ सकती है। तो पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही बदल जाएगा। क्या होगा कि 1s में अब 2 इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगी, 1s में कितने इलेक्ट्रॉन रहेगी? 3 रहेगी। अब 2s में कितनी आएगी? इसमें भी 3 आएगी। s पे तो 2 ही रहता है, बट स्पिन का 3 वैल्यू आ गया तो 3 इलेक्ट्रॉन रह सकती है। 2p में कितने रह सकते हैं? 2p में कितने डब्बे होते हैं? 3 डब्बे होते हैं, 3 ऑर्बिटल। तो एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हो? a स्पिन, b स्पिन, c स्पिन, 3 इलेक्ट्रॉन आ सकता है एक ऑर्बिटल में। तो कितना आ सकता है p में? 9 इलेक्ट्रॉन आ सकता है।
तो सेकंड सेल में तो 2 ही ऑर्बिटल सबसेल्स होते हैं, 2s और 2p। तो टोटल मिला कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 12 इलेक्ट्रॉन। समझ गए? ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि मान लो स्पिन के 10 वैल्यूज है, बोल दिया एग्जाम में स्पिन के 10 वैल्यू है, तो दूसरे सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हटेगा। ओके, तो ये सब आप दिमाग लगा के बना सकते हो। ओके, चलिए चलो, किसी बच्चे ने आंसर दिया था, क्या नाम है उसका जिसने आंसर दिया था? आलोक? यस सर। चलो बच्चा, अब मुझे इसका आंसर देगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पड़ा हुआ है, द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल अप्लाइज टू किस में? H, H माइनस, H प्लस, नन? H में वैलिड होगा? सब बच्चा बोल रहा है, देखते हैं क्या वैलिड होगा H में। देखो बच्चों, पॉली का प्रिंसिपल बोलता है कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता है। तो इसके लिए दुगो तो इलेक्ट्रॉन चाहिए कि नहीं चाहिए? पॉली का रूल के लिए बोलता है 2 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर नहीं सेम हो सकते, तो भैया कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन तो चाहिए। अब हाइड्रोजन में तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, जब एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो पॉली का रूल लगेगा ही नहीं। यहाँ H माइनस में लगेगा क्या? यस सर। H माइनस में तो 2 इलेक्ट्रॉन है, लगेंगे। H प्लस में तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, H प्लस में तो 0 इलेक्ट्रॉन होता है, जो भी इलेक्ट्रॉन होता है वो निकल जाता है, नहीं लगेगा, नन भी नहीं होगा। तो ऑप्शन दिस इज करेक्ट। देखो इतना सिंपल सा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में डिजाइन होंगे कि जल्दी बने और बच्चा का दिमाग लगे। क्वेश्चंस ऐसे सेट किए जा रहे हैं जो ब्रेन को चेक कर रहा है। अब ऐसा नहीं है मैंने 10 क्वेश्चन आपको बनवा दिया, वो 10 में से कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला एग्जाम में, बट उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट आने वाले। ओके, और कॉन्सेप्ट आपको लगाना है। चलिए, तो पाउली का प्रिंसिपल आप लोग समझ चुके हैं, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल में आएंगे हम लोग, हंड्स रूल। पहला रूल देख लिया, अफबाउ रूल। कौन बच्चा मुझे बताएगा अफबाउ रूल क्या बोलता है? इलेक्ट्रॉन पहले कौन से घर में भरेंगे, जिसका एनर्जी ज्यादा होगा कि जिसका एनर्जी कम लोअर होगा? एनर्जी लेवल। जिसका कम होगा। कम होगा। पाउली रूल क्या बोलता है, एक घर में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2 2। दोनों की स्पिन क्या होनी है? सेम होनी है, सर ऑपोजिट। अपोजिट। चलिए, अब आते हैं हंड्स रूल। हंड्स रूल मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हंड्स रूल क्या बोलता है, ध्यान से देखिएगा। ये जो इतना बड़ा स्टेटमेंट है इसको छोड़ दीजिए, आगे हम लोग देखते हैं, इसको समझते हैं पहले फिर स्टेटमेंट में आते हैं। देखो हंड्स रूल क्या बोलता है कि मान लो आपके पास ये वाला कौन सी है, ये पी सबशेल है, तो पी सबशेल में होती है आपकी 3 डब्बे, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। ओके, तो हंड्स रूल बोलता है कि आपको पहले सारे ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन डाल देने हैं सेम स्पिन वाला, उसके बाद ही आप पेयरिंग कर सकते हो। समझे बात को? हंड्स रूल बोलता है कि पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सब डब्बे में भर दो, फिर उसके बाद पेयरिंग करो। ओके, बोलने का मतलब कि आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन यदि है तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए और फिर 1 इलेक्ट्रॉन इसमें डाल दिए, नहीं, ये गलत है। ओके, हंड्स रूल बोलता है कि इलेक्ट्रॉन एक एक तो पहले सबको देने पड़ेंगे, फिर उसके बाद और इलेक्ट्रॉन है तो उसके बाद आप पेयरिंग करो, ठीक है ना। अब देखिएगा एक चीज, इलेक्ट्रॉन जो पहले भरेंगे एक एक, उनके स्पिन सेम होने चाहिए। या तो स्पिन अपवर्ड स्पिन है, मतलब क्लॉकवाइज स्पिन है, या तो एक एक जो भर रहे हैं वो सब भरेंगे डाउनवर्ड स्पिन वाले। गॉट इट? अब आप बोलोगे कि सर मैं ऐसे भर देता हूं, एक अपवर्ड फिर दूसरा डाउनवर्ड फिर अपवर्ड, नहीं, ऐसा नहीं है। दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दिस टू आर मेथड आर राइट। हंड्स रूल के हिसाब से पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सब में भरने पड़ेंगे और उसके स्पिन सेम होने चाहिए। समझ गए? तो अब इसके लैंग्वेज को थोड़ा समझा देता हूं मैं आपको। एक पर्टिकुलर सबशेल में, सुनिएगा बात को, एक पर्टिकुलर सबशेल में, जैसे पी सबशेल है तो पी सबशेल की बात हो रही है, एक पर्टिकुलर सबशेल में जो सारे ऑर्बिटल्स होंगे
ओके, उनमें पहले आपको 1 इलेक्ट्रॉन भरना है। ओके, फिर उसके बाद आप डबली ऑक्युपाइड उसको करो, मतलब उसके बाद आप डबल इलेक्ट्रॉन डालो। और जो पहला इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो सब में, उन सबकी जो स्पिन होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। यही हंड का रूल है इन सिंपल। गॉट इट? कहीं कहीं लिखा रहता है हंड्स रूल इज वैलिड फॉर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। हाँ, तो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स के लिए ही वैलिड होगी। आपको मालूम है ना, पी सबशेल के अंदर में जो तीनों ऑर्बिटल है पी एक्स, पी वाई, पी जेड, तीनों की एनर्जी डिफरेंट होगी कि सेम होगी? सेम होती है, ठीक है ना। डी के अंदर में जो सारे ऑर्बिटल्स हैं सबके एनर्जी सेम होती है। तो जैसे ये वाला डी सबशेल है, तो डी सबशेल के अंदर में 5 डब्बे होते हैं। नाम याद है ना? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, जल्दी जल्दी नाम बोलो। डी एक्स जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अच्छा, एक तो और होगा, डी एक्स जेड भी होगा, डी जेड स्क्वायर, ठीक है ना। तो पहले क्या करोगे, ऐसे से भरेंगे? नो सर, पहले एगो सब में देंगे, ठीक है ना। अब मुझे एक बात बताओगे, डी ऑर्बिटल में पेयरिंग कौन से नंबर इलेक्ट्रॉन से शुरू होगा? छठा इलेक्ट्रॉन से, है ना। मानो आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 10 इलेक्ट्रॉन को डी सबशेल में भरना है, तो पहले 5 इलेक्ट्रॉन तो भरा गए, फिर उसके बाद छठा से पेयरिंग स्टार्ट हुआ। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। डी सबशेल में पेयरिंग कौन सा नंबर इलेक्ट्रॉन से शुरू होगा? तो 5 तो पहले बढ़ेगी, छठे नंबर से। एफ सबशेल में कौन से नंबर से पेयरिंग शुरू होगी? एफ सबशेल में 7 और डब्बे होते हैं। ओके, 7 डब्बे होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो कौन से नंबर? 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 5 6 7, 7 एक एक डाल दिए, फिर 8वें नंबर इलेक्ट्रॉन से फिलिंग शुरू होगी, ठीक है ना। ये सिंपल सी बात। ये एनसीईआरटी में एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है जिसको बच्चे समझ नहीं पाते हैं, इसलिए मैं बोल दिया, ठीक है ना। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि 6th इलेक्ट्रॉन से पेयरिंग स्टार्ट होगी डी में, तो बच्चे इसको समझ नहीं पाते हैं। अब आप सबको समझ आ जाएगा। चलिए, गॉट इट? तो ये कहानी है। हंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी में 2s+1 भी आता है, पर उसको अभी रहने दो, वो मैं बाद में बताऊंगा आप लोगों को। 2s+1 में अभी दिमाग नहीं लगाना आपको। ओके, हाँ, एक चीज और बोल रहा था। चलो बच्चों, मान लो ये वाला है आपका 2s, ठीक है ना। ये वाला है 2p, और ये वाला है, मतलब 2s नहीं लेते हैं, 3s ले लेते हैं। ये वाला 3s है, ये 3p है, और अच्छा रख दो, रहने दो, अभी रहने दो, इसको मत समझो। अच्छा, मैं जो आपको समझाना चाहता हूँ ध्यान से सुनो। मान लो आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो कैसे भरोगे? s है, तो s में कितना भर दोगे? पहले 1 भरोगे, फिर आगे बढ़ोगे क्या? नो सर, नहीं, s में पहले 2 भर लोगे, काहे कि ये तो एक अलग सबसेल। तो s में आप 2 पहले भर दोगे, फिर इसमें आगे बढ़ोगे 3 4 5। ऐसा मत करना कि इसको अवॉइड करके इधर आगे बढ़ने लग जाना, नहीं। s को पहले पूरा कर लेना अपना, फिर p में एक एक करोगे। समझ गए ना बच्चों जो बताना चाहता हूं मैं? चलिए, यस सर, चलो। अच्छा, 2s+1 बता ही देता हूँ बेटा, काहे कि जानते हो 2s+1 से क्वेश्चन सेट होता है, बता देता हूँ, नहीं तो फिर वो चीज छूट जाएगा। एक्चुअली देखो, आपको एक रीजन हमसे पूछना चाहिए कि सर ऐसा क्यों नहीं हो सकता, ये वाला जो बताए हैं ऐसा क्यों नहीं हो सकता है, सिर्फ ऐसा ही सेम स्पिन काहे होगा। देखो, हंड्स रूल बोलता है देयर शुड बी मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का मतलब होता है 2s+1। ध्यान से सुनना, 2s+1 का वैल्यू जो आना चाहिए वो मैक्सिमम आना चाहिए। अब s क्या होता है? सारे स्पिन के वैल्यूज के मैग्नीट्यूड को ऐड करना है, सारे स्पिन के वैल्यूज के मैग्नीट्यूड को ऐड करना। जैसे देखो, ये वाला हाफ अपवर्ड स्पिन है तो वैल्यू हाफ होता है ना, हाफ हाफ हाफ,
तो हाफ इंटू 3 कितनी हो गई? 3/2। 3/2। तो 3/2 का मैग्नीट्यूड लेंगे तो 3/2 ही आएगा। तो स्पिन का वैल्यू कितना आ रहा है? 2 इंटू 3/2 प्लस 1 कितना आ रहा है? 4 आ रहा है ना? 4 आ रहा है। अब मानो आप इस हिसाब से फुलफिल करते हो तो देखो हाफ इसका क्या है? माइनस हाफ, ये वाला प्लस हाफ, ठीक है ना? तो एक प्लस हाफ और एक माइनस हाफ तो कैंसिल हो गया। अब कितना आएगा? s के जगह में 2 इंटू 1/2 प्लस 1 कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। तो मैक्सिमम कैसे करने से आ रहा है? ऐसे करने से आ रहा है कि पहला वाला करने से आ रहा है? पहला वाला करने से आ रहा है, ठीक है ना? ये दिमाग में रखिएगा। इसमें भी सेम कहानी होगी, माइनस हाफ माइनस हाफ माइनस हाफ माइनस 3/2 आएगा, बट इसका मॉड वैल्यू लेना है तो मतलब 3/2 आएगा, ठीक है? तो ये बता दिया 2s + 1 का कि क्वेश्चन सेट होता है, तो ये दिमाग में रखना 2s + 1 का वैल्यू मैक्सिमम होना चाहिए। s इज टोटल स्पिन, ठीक? ये दिमाग में रखिएगा। ये हो गया हंट्स रूल। तो हंट्स रूल बात करता है कहां तक? हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स तक। हाफ फील्ड है ना, सॉरी हाफ फील्ड सबसेल्स तक। हाफ ही फील्ड का बात कर रहा है ना। देखो आधा आधा भरा हुआ है ना, इसमें 10 भरने की जगह है तो 5 ही भरा हुआ है। तो हाफ फील्ड करने तक हंट्स रूल लगता है। और जब पेयरिंग स्टार्ट करते हैं तब कौन रूल लगता है बताओ तो? पेयरिंग जब कर रहे हैं तो कौन सा रूल लग रहा है? पाउली का रूल लग रहा है। जब पेयरिंग कर रहे हैं तो पाउली का रूल लग रहा है। अंडरस्टूड? पाउली ना बोलता है कि जो दूसरा इलेक्ट्रॉन घुसेगा वो डाउनवर्ड स्पिन वाला घुसेगा, समझ गए? चलो अब आ जाओ बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, जो बहुत सिंपल सी चीज है और जानने की चीज है, और जो बच्चा नहीं सीख पाया उसका केमिस्ट्री खत्म, ठीक है ना? तो ध्यान से देखना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है कि अलग अलग ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स किस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड है या किस तरह भरे हुए हैं, उसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। जूनियर क्लास में भी आपने एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा है, जैसे सोडियम का लिखता थे तो 281, तो आप लोग सिर्फ सेल का लिखते थे, बट अब आपको कॉन्फ़िगरेशन किस में लिखने हैं? ऑर्बिटल्स। चलिए समझ गया? थोड़ा मैं पानी पी लेता हूँ। अच्छा अफबू, हंट्स और पॉली में कोई दिक्कत किसी को? सर सर चलिए आगे बढ़ो। ओके देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दो तरीके से लिखा जाता है, दो तरीके से। एक होता है एसपीडीएफ तरीका, ओके, एक होता है एसपीडीएफ तरीका और दूसरा होता है ऑर्बिटल डायग्राम। एसपीडीएफ तरीका मतलब मान लो कि एक पर्टिकुलर एटम के पास 10 इलेक्ट्रॉन, तो भैया 10 इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे? ध्यान से देखो, अफवाह प्रिंसिपल। पहले 1s2 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, फिर 2s2 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2p6 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है ना? अंडरस्टूड? ये कहाँ में चला गया, मैं तो आगे भाग गया पूरा। चलिए, तो एसपीडीएफ मेथड क्या बोलता है? इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरने हैं? अफवाह का रूल लगाया, 1s2, ठीक है ना? फिर उसके बाद 2s2 इलेक्ट्रॉन गिनते रहना 4, फिर 2p6 10 हो गए, ठीक है ना? दूसरा होता है ऑर्बिटल डायग्राम। ऑर्बिटल डायग्राम मतलब इनको मैं डब्बों के रूप में दिखाता हूँ, ठीक है ना? 1s में 2 डब्बा होता है, ये वाला मान लो 1s है, ये वाला मानो 2s है, ये वाला मानो 2p है, ठीक है ना? तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, कैसे? ऐसे ऐसे, सही हूं मैं? सर नो सर। कैसे? ऐसे, ठीक है ना? 2 इलेक्ट्रॉन, पाउली का रूल लगा, 3 4, ठीक है ना? फिर क्या? कैसे? 5 6, ऐसे? वो सर 5 6 7, 8वां यहाँ पे? वो सर सर नहीं, नीचे 8 9 10 डी जनरेट है ना, तो सब में पहले तो भर लेंगे 10, तो 1s2 उसी सेम चीज है, 1s2 2s2 2p6। तो दो मेथड से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है,
एक होता है SPDF तरीका, एक होता है ऑर्बिटल डायग्राम। आप लोगों को मैं एक बात बता देता हूं, एक्सेप्शन छोड़ के 118 एलिमेंट्स का सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके हाथों में रहना चाहिए। पेन चलाओ कि कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाए, चिंता मत करो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इतना अच्छा से सीख जाओगे कि दिक्कत नहीं होगा। ओके, 70% तो यहाँ सीख जाओगे, 30% जब पीरियोडिक टेबल सीखोगे तो वहां पे और बेहतरीन तरीके से सीख जाओगे। देखिए, आप देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मैंने एक शब्द का अभी जिक्र किया, पीरियोडिक टेबल। आपको मालूम है पीरियोडिक टेबल भी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे ही डिपेंड करता है। आपका पहला पीरियड में कितना एलिमेंट होता है, आप बताओ तो कोई? अरे जूनियर क्लास में पढ़ा है ना बेटा, पहला पीरियड में कितना? 7। यस सर। 2 होता है। पहला पीरियड में 2 एलिमेंट्स होते हैं। ओके, दूसरा पीरियड में कितने एलिमेंट्स होते हैं? सर 8। तीसरा पीरियड में? सर 8। चौथा में 18, इस तरह पांचवा में 18, छठा में 32, इस तरह। तो आपको मालूम है पीरियडिक टेबल में क्यों पहले पीरियड में 2 होता है, दूसरा पीरियड में 8 होता है? ये सारा का इंफॉर्मेशन आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से मिलता है। कैसे मिलती है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। पीरियडिक टेबल का दर्शन कर लो, मोल कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद इसमें आएंगे। ओके, इसके बाद मोल कॉन्सेप्ट में हम लोग जाएंगे जहां पे पूरी मैथमेटिकल चैप्टर है। ओके, आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन अच्छी रहनी चाहिए उस चैप्टर। चलो अब आते हैं, मैं सारे एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखाऊंगा A to Z। ये मान लिया मैं 1s वाला डब्बा, ये 2s वाला डब्बा। ये कौन डब्बा है? 3p 2p 2p के बाद कौन सा? 3s। ओके, याद है ना? देख लो, 1s पहले, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p। ओके, आसान तरीका याद रखना, ठीक है ना। 1s 2s 2p 3s 3p, 3d नहीं, 4s के बाद 3। चल देखते हैं आगे। हाइड्रोजन के लिए, चलो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन बताएगा? सर 1। 1s क्या? 1s 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 1। कितना इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ पे? 1 कहा यहाँ पे? सर 1s में। नो सर 1s में। 1s में, ठीक है ना। हीलियम 1s2 1s2 कितने? 2 यहाँ पे एक ठो, यहाँ पे एक ठो, नो सर यहाँ पे दूसरा, ठीक है। नो ठीक है, अब ठीक है, चलिए। यस सर लिथियम 3 होती है एटॉमिक नंबर। ओके, एटॉमिक नंबर साथ में लिखता हूँ। क्या होगा 1s2 के बाद? 1s 1s 2s1, ठीक है ना। 1s2 में 2 इलेक्ट्रॉन चल गई तो 1s के बाद 2s आती है, ठीक है ना। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन चल गई, अब एक और इलेक्ट्रॉन है तो वो 2s1 में जाएगी, तो 1s2, ठीक है ना, 2s1। बेरिलियम 1s2 2s2 1s2 2s2 कैसे? 1 2 3 4, ठीक है। सर 2s में होगा। 2s में होगा, ठीक है, 2s में लगा दिया, ठीक है, कोई दिक्कत? सर सर ऑपोजिट स्पिन होगा। डाउनवर्ड होगा सर। यस, चलो। बोरोन, बोलिए कॉन्फ़िगरेशन, बोलिए आप लोग बोलिए। 1s2 2s2 1s2 2 2p1
1s2 2s2 2p1 वेरी गुड। आप देखिए 1s2 2s2 2p1 कार्बन 1s2 2s2 2p2 1s2 2s2 2p2 1s2 2s2 2p2 सही है? नो सर। नहीं। यहाँ पे कौन सा रूल आप लगाए? यहाँ पे हंस कौन सा रूल। रूल लगाए मैंने? हंस रूल। हंस रूल। तो सबसे पहले देखो, कभी ऐसा क्वेश्चन तो पूछा नहीं गया, बट पूछ ले लिया जाए तो सबसे पहले कौन से एलिमेंट में हंस रूल लगा? कार्बन में लगा। कार्बन। ठीक है ना? नाइट्रोजन 1s2 2s2 कितना? 2p3 2p3 वेरी गुड। 1s2 2s2 2p3 ओके। अब बच्चों एक चीज यहाँ पे ध्यान देना है, ये वाला हाफ फील्ड है, देख रहे हो ना, P वाला हाफ फील्ड है, आप सभी को मालूम होना चाहिए। इसका रीजन मैं आपको बाद में दूंगा, थोड़ी देर बाद। हाफ फील्ड यदि किसी का ऑर्बिटल पड़ा हुआ है तो वो एक्स्ट्रा स्टेबल होता है। समझ लेना कि नाइट्रोजन एटम जो होती है ना, वो एक एक्स्ट्रा स्टेबल एटम है। क्यों एक्स्ट्रा स्टेबल है मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। ओके, ये दिमाग में रखना है। हाफ फील्ड ऑर्बिटल समझ रहे हो ना? देखो 2p में क्या है? 6 इलेक्ट्रॉन का जगह है, बट कितना है? 3 इलेक्ट्रॉन है, तो हाफ फील्ड है। अंडरस्टूड? चलिए, तो हाफ फील्ड एक्स्ट्रा स्टेबल है। ऑक्सीजन जल्दी बताओ। 1s2 2s2 1s2 2p4 2s2 3 हाँ 2p4 2p4 1s2 2s2 2p4। तो अब लगा पाउली का रूल। समझ गए? फ्लोरीन जल्दी बताइएगा। 1s2 2s2 2p5 2s2 2p5 ओके, क्वाइट क्लियर आई सपोज। चलिए, अब नेक्स्ट जो मैं दिखाने वाला हूं उसको थोड़ा गौर कीजिएगा, ठीक है ना? कौन आता है नेक्स्ट एलिमेंट? नाम बताओ एलिमेंट का। नियॉन नियॉन। नियॉन। नियॉन होती है 10, तो 1s2 2s2 2p6। तो देखो इसमें सारे डब्बे जहां जहां इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है सब भरा हुआ है। 1s भी भरा, 2s भी भरा और 2p के भी सब भरे हुए। ओके ओके, मैंने गलत तरीका से भरा, पहले एक एक भरना चाहिए था मुझे, फिर उसके बाद। ठीक है ना? तो ये वाला क्या है? कंप्लीट फील्ड। अब कंप्लीट फील्ड वाला तो और स्टेबल होता है। कंप्लीट फील्ड और स्टेबल होता है। आपने पढ़ा है ना कि नोबल गैस जो रहती है वो थोड़े से ज्यादा स्टेबल होते हैं, वो किसी से रिएक्ट नहीं करते, है ना? तो जिनकी कंप्लीट फील्ड रहती है वो तो बहुत ज्यादा स्टेबल रहती है, साथ में जिसकी हाफ फील्ड भी रहती है वो भी थोड़ी एक्स्ट्रा स्टेबल रहती है। ये दिमाग में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, अब आपको एक चीज दिमाग में रखना है। ओके, क्या दिमाग में रखना है? एक मिनट बताता हूँ कि नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को थोड़ा दिमाग में रख लो। 10 इलेक्ट्रॉन 1s2 2s2 2p6, इसको दिमाग में रख लो यहां तक। ठीक है ना? चलिए, यहां तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, नियॉन के बाद आती है सोडियम। नियॉन के बाद आती है सोडियम। एटॉमिक नंबर 11 है 7 11 11 सर 11 11 11 वेरी गुड।
तो 11 को मैं कैसे लिख सकता हूं, देखो तो 1s2 2s2, जल्दी बोलो, 2s2 के बाद 2p6 2p6 s1 3s। 3s1। अच्छा बच्चों मुझे एक बात बताना, ये जो है 1s2 2s2 2p6 ये किसका था? नियॉन नियॉन का, ठीक है ना। तो मैं चाहूं तो इसको ऐसे लिख दूं तो आपको कोई दिक्कत क्या? नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन और फिर 3s1, क्योंकि इनर सेल तो हमेशा भरे रहते हैं, कोई दिक्कत? नियॉन मतलब हम समझ गए 1s2 2s2 2p6 लिखा हुआ है। तो एक्चुअली इसको हम लोग बोलते हैं कंडेंस्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, नोबल गैस वाले पोर्शन को लिख देते हैं और इससे ये समझ आ जाती है कि वहां तक भरा हुआ है, ओके 10 इलेक्ट्रॉन भरी हुई है। तो हम लोगों को बाकी डब्बे बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे 1s का 2s का 2p का वो डब्बों को शो करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट मैं 3s में 1 शो कर रहा हूँ, 1 इलेक्ट्रॉन शो कर रहा हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है हमें समझ आ रही है कि उससे पहले के ये जो डब्बे हैं भरे हुए, गॉट इट, 10 और ये 1 11, गॉट इट। मैग्नीशियम का ऐसे ही मैं कैसे लिख सकता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, बताओगे? मैग्नीशियम का शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे? Ne3H2 नियॉन 3s2। कोई दिक्कत बेटा? डब्बा आपको भरा हुआ दिख रहा है, नियॉन तक भरा हुआ है 3s2। अल्युमिनियम का कैसे लिखेंगे? नियॉन 3H2 3p1। वाह, वेरी गुड, 3s2 3p1। पहला बार मुझे सही आंसर मिला, क्योंकि अभी तक मैंने जितने बैच लिए हैं, मतलब पुराने जो बैच लिए हैं, बहुत बच्चा का आंसर आता था सर 3s3। अरे नहीं, 3s2 के बाद 3p1, ठीक है ना। मतलब अक्सर किसी बच्चे के मुंह से ये चीज निकला है बैच में, 3s3 नहीं, 3s2 भाई, फिर 3p1। 3 नहीं रह सकते, 2 ही स्पिन है। सिलिकॉन का बोलिए। नियॉन 3H2। बहुत सही। अब नेक्स्ट बच्चा जवाब देगा, इसके बाद सेम बच्चा जवाब नहीं देगा। 3s2 3p2 2 और 2 14, इसकी आ गई एटॉमिक नंबर 14, इसकी एटॉमिक नंबर 13, इसकी एटॉमिक नंबर 12, ओके। अब आ गया एटॉमिक नंबर 15, ठीक है ना। कोई और बच्चा बताओ। नियॉन 3s2 3p3। 3p3। अच्छा ये वाला एक्स्ट्रा स्टेबल हो गया? यस सर। हाफ फील्ड है, ठीक है ना, एक्स्ट्रा स्टेबल, ये दिमाग में रखते हैं। अब आ जाओ सल्फर पे, ठीक है ना। नियॉन 3s2 The 3p4। 3s2 3p4. ओके। क्लोरीन 3s2 3p5। एंड नाउ कम्स द आर्गन, जिसका 18 होता है, जिसमें नियॉन तक भरी हुई है और 3s2 3p6 है। ओके, अब इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये भी कंप्लीटली फिल्ड है, मतलब हाईली स्टेबल, ये भी किसी से रिएक्ट करने वाली नहीं है। तो आप लोगों को अब आर्गन का भी कॉन्फ़िगरेशन याद रखना है और एटॉमिक नंबर याद रखना है, क्योंकि आप डायरेक्ट लिख सकते हो। देखो सोडियम का लिखने के लिए पीछे वाला नोबल गैस याद रखो, नियॉन 10 हो गया, नियॉन 3s1। मैग्नीशियम नियॉन 10 हो गया, 3s2, नियॉन 3s3, नियॉन 3s4, नियॉन 3s2 3p3, गॉट इट, अंडरस्टूड। नियॉन मैं भी बोल गया 3s4 नहीं, 3s2 3p2, here also नियॉन 3s2 3p5। हाँ, अब ये दिमाग में रखना है आर्गन, ओके, जो कंप्लीटली फिल्ड है। तो यहां तक आपके दिमाग में चीजें रहनी चाहिए, समझ आ गया। तो आर्गन तक कितने इलेक्ट्रॉन यूज हो गए? 18 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए। अब देखो बच्चों,
थोड़ा सा मैं आपको ये समझा देता हूँ कि पीरियडिक टेबल में क्यों कितने कितने एलिमेंट्स होते हैं। देखो पहला सेल में क्या भरा 1s2 है ना, पहला जो सेल था 1s2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 1s1 जिसके पास है और जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है 1s2, वही आ सकता है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन तो मतलब 2 एलिमेंट। ओके अब देखोगे बच्चों सेकंड सेल जब आती है तो कहाँ कहाँ भरता है 2s2 2p6 कितने इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन। तो कितने एलिमेंट है सेकंड में 8, ठीक है ना। अब देखो बहुत बच्चों का कंफ्यूजन होता है, तीसरा सेल में कितना रहता है एलिमेंट बच्चों 8 ही रहता है ना। यस सर। पर बहुत बच्चे बोलते हैं कि सर ये तो ऐसे होता है 3s2 3p6, अब 3d भी तो होता है डी में 3d10 तो मतलब 18 होना चाहिए। पर बच्चों आप सभी को मालूम है 3p के बाद पहले क्या बढ़ता है 4s 4s बढ़ती है, 3p के बाद 4s बढ़ता है, देख लो ध्यान से, है ना। 3p बढ़ा तो 3p के बाद कौन बढ़ा 4s बढ़ा, फिर उसके बाद 3d स्टार्ट होती है। ओके तो 3p बढ़ता है, ओके 3p बढ़ता है फिर उसके बाद 4s स्टार्ट आ जाता है, तो 4s मतलब चौथा सेल स्टार्ट हो गया। ओके तो थर्ड जो सेल होता है, ओके मतलब थर्ड पीरियड होती है, उसमें पहले 3s2 3p6 बढ़ी, 8 इलेक्ट्रॉन मतलब 8 ही एलिमेंट। डी तो बढ़ता है 4s भरने के बाद, इसलिए मतलब 4s भरती है फिर उसके बाद डी भरती है, अंडरस्टूड। चलिए तो इसलिए वहां पे 8 इलेक्ट्रॉन है, और ज्यादा डिटेल्स इसके पीरियडिक टेबल में हम लोग देखेंगे, बहुत सारों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है, आप आराम से देख सकते हैं आप। चलिए आप आते हैं, मेरी स्क्रीन नहीं जा रही है ना स्टूडेंट, स्क्रीन जा रहा है क्या स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग माय स्क्रीन। यस सर। यस सर। चलो बोलना ना, स्क्रीन पॉज हो गई थी। चलिए अब आते हैं पोटासियम पे जल्दी से। पोटासियम तक याद है ना आप लोगों को बच्चों, आर्गन तक भरे थे क्या क्या 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, गिना तो कितना हुआ 18 इलेक्ट्रॉन हुआ ना। तो ये किसका होता था आर्गन का होता था, 2 2 4 6 10 2 12 2 18। ओके फिर उसके बाद आप लिखोगे 19 तो 4s1, तो पोटासियम का 19 होता है, तो इस तरह आप लिखोगे। बट मैं बोलता हूं इन 18 के जगह में यदि मैं सिर्फ ऐसे लिख दूं, 18 को मैं हटाया और आर्गन तक 18 है हमें मालूम है, आर्गन और 4s1 लिख दिया, तो कोई दिक्कत क्या नो सर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ऐसे ही लिखना है आप लोगों को, क्योंकि कितना लिखोगे 1s2 2s2 कितना लिखते हैं। चलो कैल्शियम को बताओ जल्दी से। आर्गन 4s2 आर्गन 4s2 ठीक है ना। स्कैंडियम का देखो 4s3 स्कैंडियम में 21 रहती, 4s3 नहीं, आर्गन 18 हुआ तो फिर 4s में 2 4s2 3d1 4s2 के बाद 3d में इलेक्ट्रॉन जाएगी, 4s2 3d1 यस 18 सर। तो 20 और 21, टाइटेनियम आर्गन 18 ठीक है ना, 4s में गई 20 2 22 ठीक है ना। 3d3 वेनेडियम बच्चों आप लोग किसी का माइक ऑन है प्लीज बंद करो। वेनेडियम देखिए आर्गन ठीक है ना 18 4s2 20 3d3 23। हाँ अब क्रोमियम में देखो एक लोचा है, क्रोमियम में लोचा है, मैं इसको आपको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं। क्रोमियम इज लिटिल
ये अफवाहों का प्रिंसिपल नहीं फॉलो करता है। सर क्यों? आप देखो बेटा, आप बोलो क्यों नहीं फॉलो करता, वो भी रीजन मैं दूंगा, बट आपको ये याद रखना चाहिए। ध्यान से सुनना मेरी बात को। आप देखो, साइंस नियम बनाता है, साइंस नियम बनाता है कि मैक्सिमम चीजें उसमें फिट हो पाए, बट कुछ कभी कल ऐसा कंडीशन आ जाता है कि उन नियम से उसको एक्सप्लेन नहीं किया जाता है। तो केमिस्ट्री के अक्सर टीचर आपको बता देते हैं कि ये एक्सेप्शन है, याद करना। पर बेटा मैं आपको एक्सेप्शन नहीं बोलूंगा, इसकी कुछ और एक्सप्लेनेशन है, जो एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगा। केमिस्ट्री इज नॉट एन एक्सेप्शनल साइंस, पहले दिमाग से ये बात निकालो। केमिस्ट्री की लॉजिक बहुत हायर लेवल तक जाती है, इसलिए आप लोगों के लेवल में बोल दिया जाता है कि थोड़ा सा इसको याद कर लो, ओके? क्योंकि वो लॉजिक समझाने में 2-3 घंटे लग सकते हैं, जो आपका कोई काम का नहीं। इसलिए कभी काल बोल दिया जाता है, केमिस्ट्री के टीचर बोल देते हैं ये एक्सेप्शन है, इसको रट लो। पर नहीं, मैं आपको रटवाऊंगा नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बनाना है और इंटरेस्ट के लिए रीजन चाहिए, और मैं आपको रीजन दूंगा, ओके? चलिए पहले देख लो कि क्रोमियम में कैसे इलेक्ट्रॉन भरते हैं। आर्गन तो हो गया 18, ठीक है ना? फिर उसके बाद बढ़ेगा 4s में 1 ही इलेक्ट्रॉन जाता है, ठीक है ना? अफबू रूल के अगेंस्ट जाता है, 4s 1 होता है और 3d में 5 हो जाता है। आप गिन सकते हो 24 इलेक्ट्रॉन है क्रोमियम में, तो इसका मतलब हुआ 18, 19 और 5 24, ठीक है ना? इस तरह से क्रोमियम में भरता है, ये दिमाग में आप लोगों को रखना है, ओके? क्यों ऐसे भरता है ये मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर के बाद। मैंगनीज, मैंगनीज का बहुत सिंपल है, देख लो। आर्गन 4s2, आर्गन 18 हो गई और 2 20 हो गई, और कितनी हो गई? 5 25, ठीक है? मैंगनीज तक क्लियर? आयरन 26 है, ओके? आयरन 26 है, तो ठीक उसी प्रकार आर्गन 18 हो गई, ओके? फिर उसके बाद जाएगी 4s में, 4s में 2 जाएगी, 18 2 20, और 3d में कितनी जाएगी? 3d में कितने स्टूडेंट्स? 6, ओके? ठीक उसी प्रकार आर्गन 4s2 3D 7, ओके? निकल द सेम वे, आर्गन 18 4s2 4s2 3D 8। ठीक है ना? अब देखो बेटा क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे आपसे। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आयरन में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है डी ऑर्बिटल में, ठीक है ना? कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है डी ऑर्बिटल में? 4। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं घुमा घुमा के, आपसे पूछ लेगा कि डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन टोटल अनपेयर्ड रह गए हैं। कोबाल्ट में 3, तो वो कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो आपको 7, 5 बड़े 6 7, 3 अनपेयर्ड रह गए, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे आप। कॉपर, कॉपर भी अफवाह का रूल नहीं फॉलो करता है। ये 2 आपको दिमाग में रखना है, 2 इंपॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन है ये। क्रोमियम और कॉपर नहीं फॉलो करता है अफवाह का प्रिंसिपल, ओके? क्यों नहीं करता है? वी विल गिव यू द रीजन। कॉपर हो गया 29, ठीक है ना? तो आर्गन हो गई 18, ठीक है ना? और 4s1 18 1 19 और 3d 10, ओके? जिंक हो गई 30, तो ऑब्वियस सी बात है आर्गन 18 4s2 3d 10। थोड़ी बोरिंग सी है, बट आप लोग लिख के प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि ये बोरिंग नहीं करना है, इसको प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, ओके? जितने भी पीरियडिक टेबल में 118 एलिमेंट है, नीचे वाले के छोड़ के, ओके? उनको छोड़ के सबका प्रैक्टिस करना है, कुछ एक्सेप्शन को भी लीव कर देना है आप लोग, जो हायर लॉजिक फॉलो करते हैं। चलिए यहां तक क्लियर है आप लोगों को? अब मैं कुछ चीज दिखाना चाहता हूं, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए एक पल के लिए मान लीजिए कि क्रोमियम यहाँ पे डबल इलेक्ट्रॉन रखता, क्रोमियम यहाँ पे डबल इलेक्ट्रॉन रहता,
तो यहाँ पे तो एक इलेक्ट्रॉन नहीं रहती। ओके, ऐसा कॉन्फ़िगरेशन होता। तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको एक चीज बताया था कि हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। ओके, मैं आपको ये बताया था। तो क्रोमियम क्या करता है, बोलता है कि ठीक है मैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को नहीं रखता हूँ, ओके, मैं एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे डाल देता हूँ। तो इससे क्या होगा, मेरे पास 3D में हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी, और हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन एक्स्ट्रा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो कहीं ना कहीं एक तो ये रीजन होता है कि क्रोमियम अपना 3D में हाफ फील्ड कर रहा है, और हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन इज एक्स्ट्रा स्टेबल। ओके, ये रीजन है, अंडरस्टूड, ये एक रीजन है। दूसरा, कॉपर में यदि मान लो कि कॉपर यदि अफवाह का रूल फॉलो करता, कॉपर यदि अफवाह का रूल फॉलो करता तो यहाँ पे 4s2 रहता, और यहाँ पे एक पेयरिंग नहीं होती, तो ये फुल फील्ड नहीं रहती। तो कॉपर क्या करता है, अपने 3D को कंप्लीटली फील्ड करता है, और आपको मैंने बोला कंप्लीटली फील्ड वाले एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। तो ये तो बहुत सिंपल रीजन में मैं आपको समझा दिया, रीजन तो और है इनके। ओके, ये दिमाग में रखिएगा। तो कॉपर भी अपने को फुलफिल्ड करता है, ये आपको दिमाग में रखना। सर एस तो पूरा फिल नहीं हुआ तो फिर कंप्लीटली फिल कैसे हुआ? बेटा 3D को कंप्लीटली फिल कर रहा है, कम से कम लंबा वाला पोर्शन को तो कंप्लीटली फिल कर रहा है ना। एक छोटा वाला हाफ फील्ड रह रहा रहे, बट ये लंबा वाला तो फुलफिल्ड हो जा रहा है, समझ गए? यस सर। 3D को फुलफिल करता है। गॉट इट? अब चलिए देखिए, अब आप मुझसे पूछ दोगे ये बात कि सर ये जो हाफ फील्ड होता है, चलो आप बोल दिए हाफ फील्ड एक्स्ट्रा स्टेबल होता है, फुल फील्ड एक्स्ट्रा स्टेबल होता है। तो चलो हम लोगों को टीचर ने भी पढ़ाया था जूनियर क्लास में कि फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन मतलब जो आपने देखा है नोबल गैस का जो रहता है फुल फील्ड रहता है, सारे ऑर्बिटल्स फुल फील्ड रहते हैं। हाँ, नोबल गैस स्टेबल रहता है, फुल फील्ड ऑर्बिटल्स रहते हैं। बट बोलोगे सर आप क्यों फुल फील्ड वाले ज्यादा स्टेबल होते हैं, ये तो बता दीजिए। क्यों हाफ फील्ड वाले थोड़ा एक्स्ट्रा स्टेबल होता है, ये तो बता दीजिए। देखो बच्चों, यदि आप लोग अभी थोड़ा सा मेरे इमेज को जूम करके देखना, मैं जो दिखाऊंगा आपको मेरे इमेज को देखना, अभी शेयरिंग पे दिमाग मत लगाओ, मैं जो दिखा रहा हूँ मेरे तरफ देखना। मैं दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा हूँ? मेरे हाथ में एक पेन है, दिख रही है स्टूडेंट? अब मैं क्या करता हूँ, इस पेन को मैं हाथ पे बैलेंस करने का कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। ये पेन मेरा हाथ में बैलेंस है, क्यों बैलेंस है? क्यों बैलेंस है ये पेन मेरा हाथ में? ये पेन मेरा वेट दोनों तरफ बराबर है, वेट दोनों तरफ बराबर है, इसलिए ये पेन मेरे हाथ में बैलेंस्ड है। बट मुझे एक बात बताओ, ये पेन को मैं थोड़ा ऐसे करूंगा तो क्या होगा? पेन गिर जाएगा, पेन गिर जाएगा, है कि नहीं? तो मुझे एक बात बताना, यदि वेट पूरे में इक्वल रखा जाए, सिमेट्रिकल रखा जाए, तो चीजें ज्यादा स्टेबल होते हैं। मुझे एक बात बताना, घर में यदि आप किताबों को फेंक के रखोगे तो आपको कोई किताब जल्दी मिलेगा, कि किताबों को सजा के रखोगे तो किताब जल्दी मिलेगा? सर सजा के रखूंगा। सजा के रखोगे तो जल्दी मिलेगा। तो वही कहानी होती है कि ये देखा गया है कि ये जो हाफ फील्ड रहते हैं, देखो ध्यान से, ये जो हाफ फील्ड रहते हैं, तो ये 3D वाला देखो, सिमिट्री है, पूरे में इलेक्ट्रॉन पड़ी हुई है, और सिमिट्रिकल जो चीज रहती है वो ज्यादा स्टेबल होती है। जैसे मैंने हाथ पे पेन को बैलेंस किया, वेट को इक्वल रखा चारों साइड, तो ज्यादा स्टेबल रहा। तो सिमिट्रिकल चीज स्टेबल रहते हैं, ये दिमाग में आप लोग रखिएगा। ठीक इसी प्रकार आपको दिख रहा है कि आप बोलोगे ठीक है सर 4s में थोड़ा सा नहीं रह रहा है, पर ये 3D वाला बड़ा पोर्शन तो सिमेट्री में आ रहा है। गॉट इट? तो ये दिमाग में रखना है कि इट्स अ जनरल रूल, ये जनरल रूल है, ये केमिस्ट्री नहीं है। सिमेट्री लीड्स टू स्टेबिलिटी, सिमेट्री लीड्स टू स्टेबिलिटी, ये एक जनरल रूल, ये नेचर का रूल है कि चीजें सिमेट्रिकल हैं तो वो ज्यादा स्टेबल रहेंगे। तो ये एक जनरल रूल है। ओके, एक्सट्रीमली सॉरी, थोड़ा सा चाय आ गया, पी लिया एक घूंट। ओके, समझ गया? तो पहला रूल आपको समझ आया, सिमेट्री लीड्स टू स्टेबिलिटी। दूसरा रीजन, एक रीजन ये समझ गया ना बेटा
कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड एक्स्ट्रा स्टेबल क्या क्यों होते हैं? पहला, सिमेट्री लीड्स टू स्टेबिलिटी, गॉट इट। दूसरा रीजन होता है एक्सचेंज एनर्जी, दूसरा रीजन होता है एक्सचेंज एनर्जी, जिसके काफी डिटेल्स तो आप लोग सीनियर क्लास में पढ़ोगे, अभी तो ये रिसर्च लेवल चीज है, बट सिंपल में इसको भी समझ लो, सिंपल में इसको समझ लो। मान लो बच्चा, आप ट्रेन में जा रहे हो, एक पल के लिए मानो कि आप ट्रेन में जा रहे हो, ठीक है ना। ट्रेन में 3 बर्थ होता है, एक अपर बर्थ, एक मिडिल बर्थ और एक लोअर बर्थ, लगी रहती है ना, लोअर बर्थ, मिडिल बर्थ, अपर बर्थ। ओके, कौन से बर्थ के पास खिड़की रहता है? लोअर बर्थ के पास, है ना। तो मुझे एक बात बताना, मानो आप ट्रेन में जा रहे हो, ठीक है, आप लोअर बर्थ में बैठे हुए हो, ठीक है ना, लोअर बर्थ में बैठे हुए हो, बाहर का पूरा नजारा देख रहे हो, स्टेशन पार हो रहा है, पेड़ पौधा पार हो रहा है, आदमी पार हो रहा है, सबको आप देख रहे हो, आपको मजा आ रहा है। बट यहाँ पे बैठे बैठे आप बोर हो गए, आप बैठे बैठे बोर हो गए और मानो आपके भाई कोई ऊपर में लेटा हुआ है, ठीक है ना। तो आप क्या बोलते हो? ए भाई एक काम करना, तू नीचे आ जा, हम ऊपर में चल जाते हैं। करते हैं कि नहीं ट्रेन में ऐसा हम लोग? तो यस होता क्या है, ऐसा करने से हमको पोजीशन बदलने से जो थोड़ा बोर फीलिंग हो रहा था ना, वो थोड़ा रिलीज होता है, और फिर हम थोड़ा देर यहाँ पे सूखते हैं। जब यहाँ पे भी तेरा मन भर जाता है, तो ऊपर में मानो कोई तुम्हारी दोस्त या फैमिली मेंबर सोए हुए हैं, तो उसको बोले भाई एक काम करना, तू नीचे आ जा, हम तेरा उस पोजीशन पे चल जाते हैं। तो यहाँ पे तुम अकेले में बैठ के मोबाइल चलाते हो मस्ती से, अच्छा फीलिंग लगता है तुम्हें। तो होता क्या है, पोजीशन बदलने से थोड़ा बोर फीलिंग जो होता है एक जगह पे बैठे बैठे, वो रिलीज होती है कि नहीं होती है? मुझे बताओ, ट्रेन में ऐसा होता है कि नहीं? अक्सर यस सर होता है, हम लोग के साथ ऐसा होता है। पोजीशन बदलने से थोड़ी बोर वाली जो एनर्जी है वो रिलीज होती है और आपको थोड़ा अच्छा लगता है। देखो बेटा, एटम्स लोग के साथ भी ऐसा होता है। एटम्स में इलेक्ट्रॉन यदि अपने पोजीशन को बदल सकता है, ध्यान से समझो, मान लो 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे पड़े हुए, ओके, अब ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ पोजीशन बदल सकता है, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी पोजीशन बदल सकता है, ओके, गॉट इट। तो पोजीशन जब बदलेगा जितना, उतना इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज करता है। सिंपल जान लो, एक सिस्टम जितना मिनिमम एनर्जी पे रहता है उतना स्टेबल रहता है, ये जनरल रूल होती है। एक सिस्टम जितना मिनिमम एनर्जी पे रहता है उतनी स्टेबल होती है। तो इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, ये जो पहला इलेक्ट्रॉन है ये दूसरे के साथ जगह बदल सकता है, फिर क्या कर सकता है, तीसरे के साथ भी बदल सकता है। तो जब जगह बदलेगा तो थोड़ा एनर्जी रिलीज होता है, जब थोड़ा एनर्जी रिलीज होता है तो सिस्टम की एनर्जी कम होती है, सिस्टम स्टेबिलिटी तक उड़ जाती है। समझ गए बात को? तो इसी को बोलते हैं एक्सचेंज एनर्जी। जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को बोला जाता है एक्सचेंज एनर्जी। जितना ज्यादा एक्सचेंज हो सकता है उतनी ज्यादा अच्छी बात होती है। पर मुझे एक बात बताओ, मानो आप ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हो, आपका ये एक सीट है, आपके भैया का एक ये सीट है, ये वाला सीट टीटी ने बोल दिया अरे कोई यहाँ पे जाके नहीं बैठेगा, पहले बोल दे रहे हैं, कोई इधर उधर नहीं करेगा। तो आप क्या कर सकते हो, सिर्फ इसी के साथ पोजीशन बदल सकते हो। यहाँ पे टीटी तो आपको भड़का के चल गया, कोई इधर उधर नहीं बैठेगा, खाली सीट है, जो आएगा पैसेंजर देखा जाएगा, तो आप तो वहां नहीं जा पाओगे। तो आप क्या है, एक ही बार इलेक्ट्रॉन पोजीशन बदल पा रहा है। जब हाफ फील्ड है तो पोजीशन ज्यादा बदल सकता है, जब फुल फील्ड रहेगा तो भी पोजीशन ज्यादा बदल सकती है। ओके, तो ये ध्यान देना है, हाफ फील्ड और फुल फील्ड में इलेक्ट्रॉन्स पोजीशन ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स बदल सकता है, इसलिए ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी आती है और ज्यादा स्टेबिलिटी रहती है। और ये ध्यान देना कि एक्सचेंज जो होगा, आप मुझे एक बात बताना, आप मानो स्लीपर में ट्रेवल कर रहे हो, ठीक है, आप क्या करते हो, फर्स्ट एसी वाला कोई आदमी को जाके बोलते हो कि भैया थोड़ा सा पोजीशन बदलो ना, तुम स्लीपर में चल जाओ और हम फर्स्ट एसी में बैठते हैं थोड़ा देर। तो क्या वो एक्सचेंज करेगा आपके साथ पोजीशन? नो सर सर मारेगा, बोले भागता कि नहीं यहाँ से। तो ये दिमाग में रखना कि जो पोजीशन एक्सचेंज होगी
वो सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल में होगी। जैसे मतलब px, py, pz ये 3 इलेक्ट्रॉन है, यही लोग पोजीशन बदल सकता है। ऐसा नहीं एस वाला बोलेगा कि एक काम करना तुम बदलो ना मेरा साथ पोजीशन, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। एसी वाला स्लीपर वाला ऐसा नहीं बदली करता है। ओके, तो ये तो एक सिंपल सी कॉन्सेप्ट है दूसरी की एक्सचेंज एनर्जी, ठीक है ना। देखो जैसे ये डी ऑर्बिटल है, तो पहला इलेक्ट्रॉन देखो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार पोजीशन बदल सकता है। दूसरा इलेक्ट्रॉन भी पोजीशन बदल सकता है, तीसरा इलेक्ट्रॉन भी पोजीशन बदल सकता है। ओके, इनफैक्ट पहला इलेक्ट्रॉन 4 बार पोजीशन बदला, दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन 3 बार, तीसरा वाला इलेक्ट्रॉन 2 बार, और ये वाला इलेक्ट्रॉन 1 बार पोजीशन बदला। तो मतलब टोटल सेकंड इलेक्ट्रॉन फर्स्ट के साथ नहीं बदल सकता। सेकंड तो फर्स्ट के साथ बदल लिया ना, ये जब बदली किया तो फर्स्ट और सेकंड में तो बदला बदली हो गया ना। यस सर, यस। एक ही बात, ये दोनों बदला बदली कर लिया, मतलब एक ही बात है ना। फर्स्ट और सेकंड जब बदला बदली किया तो बदला बदली हो गया ना, अब इसके साथ में करेगा, समझ गए। ओके, तो जितना एक्सचेंज उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा। गॉट इट। तो यही वाली आपकी चैप्टर की लास्ट टॉपिक कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड एक्स्ट्रा स्टेबल इसलिए रहते हैं क्योंकि एक्सचेंज एनर्जी और सिमेट्री आती है। ओके, ये 2 रीजन है। और एक्सचेंज हमेशा सेम ही में होगा। क्या 2D पे ये वाला D वाला F के साथ बदल सकता है क्या? नो सर नहीं बदल सकता, याद रखना। और ये वाला ट्रेन में भी याद रखना। एसी में आप लोग जब इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने चल जाओगे ना, हम लोग भी करते थे, जब बेंगलोर से वापस आते थे तो स्लीपरे में टिकट बनता था, दोस्त लोग सब स्लीपर में रहते थे, तो गर्मी का दिन रहता था तो एसी में हम लोग घुस जाते, थोड़ा देर बैठ लेते थे एसी में, पर वही टीटी फिर भगाता था वहां से। तो आप लोग एक्सचेंज मत करना, कहीं फाइन लग जाएगा किसी को। ओके, तो मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि एक्सचेंज सेम एनर्जी में होती है। चलिए, ये कहानी खत्म। ये चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर था, पर मैं बोलूंगा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का टेस्ट अपने दिमाग में रखना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से सीखना, और बाकी सारे जो चैप्टर आएंगे ना और इंटरेस्टिंग हो जाएंगे। ओके, कब कोशिश करना कि 50-60 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की कोशिश करना। किसी में एक्सेप्शन होगा, देखना बेटा एनसीईआरटी यदि देखोगे ना, एनसीईआरटी बुक तो मैं आपको अभी दिखा नहीं सकता, बट एनसीईआरटी बुक में पूरा 118 एलिमेंट तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है। यस सर, लास्ट में लिखा हुआ। हाँ, लिखा हुआ है। और जो एक्सेप्शंस वाले हैं, मतलब जो हायर लॉजिक से एक्सप्लेन होंगे, वहां पे स्टार डाल दिया है, तो उसको छोड़ के बाकी सबका प्रैक्टिस आप लोग करना। ओके, अंडरस्टूड। और दूसरी बात, जो कॉपर और क्रोमियम का याद रखना, कॉपर क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन आपको याद रखना। ओके, अब थोड़ी सी एक चीज और मैं बता देता हूं आप लोगों को, एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको आइडिया क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। देखो बेटा, ये वाला क्वेश्चन के माध्यम से एक आइडिया मैं क्लियर करवा देता हूँ। काहे कि अभी तो मैं एटम का कॉन्फ़िगरेशन बताया, कभी कभी एग्जाम में आयन का भी कॉन्फ़िगरेशन लिखने आ जाता है। तो आयन का कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे, ध्यान से देखना। देखो बच्चों, आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है, 26। इससे कितना इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है? 2। तो आप ये मत मान के चलना कि इसमें अब 24 इलेक्ट्रॉन। आप एक काम करना, पहले न्यूट्रल आयरन एटम का लिख लो। न्यूट्रल आयरन एटम का लिखोगे तो कैसे लिखोगे? आर्गन 18 इलेक्ट्रॉन हो गई, फिर किसमें 2s2 4s2, ठीक है ना। 18 2 20 और 3d6, ठीक है ना। ये तो आपने किसका लिखा? ये तो आयरन का लिखा, बट आपको क्वेश्चन में पूछा हुआ 2+, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। पर बच्चों एक बात हमेशा ध्यान देना कि इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा वो सबसे बाहर वाले सेल से निकलता है, ये दिमाग में ध्यान में रखना। आप ये मत गलती कर देना, इसका ऐसे मत लिख देना 4s2 3d4 मत लिख देना, ये गलती। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा ना, जो 2 इलेक्ट्रॉन, वो सबसे बाहर वाले से निकलेगा। अंडरस्टूड। तो 4s2 के 2 इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाएंगे और आयरन 2+ का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा आर्गन 3d6, ये दिमाग में रखिएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा आपको कि डी इलेक्ट्रॉन कितने नंबर में रहते हैं Fe2+ में, तो 6 गो रहते हैं, ठीक है ना। क्योंकि इलेक्ट्रॉन पहले कहां से निकलेगा? बाहर वाले से, ठीक है ना। जो हायर सेल होगा उससे निकलेगा।
चलिए अब एक और क्वेश्चन से आपकी आइडिया में क्लियर कर दूंगा। एन आयन हैज 18 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल। ये कौन सा है? कॉपर प्लस, पहले कॉपर का लिख लो, इसका आंसर कॉपर है। मैं आपको समझा दे रहा हूँ, पहले देखो मैं लिखता हूँ। चलो इसका सिंपल वाला लिखता हूँ पूरा। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है ना। 3p6 के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है? 4s में जाता है। तो 4s में 1 ही रहता है, कॉपर में 4s में 1 और 3d10, ठीक है ना। तो आप कॉपर प्लस का कॉन्फ़िगरेशन लिखना बोलेगा तो कौन सा इलेक्ट्रॉन निकालोगे? S 4s1 4s1, ठीक है ना। गॉट इट। तो 4s1 निकाल दिए। अब ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एन आयन दैट हैज 18 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल। 8 10 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। गॉट इट। आउटर मोस्ट सेल तो 3 वाला बन गया ना, 18 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? चलिए तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में। आयन का कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो ना, इलेक्ट्रॉन निकालोगे बाहर वाले से। अच्छा Cu2+ का लिखने बोला तो क्या होगा बोलो तो? 4s1 निकलेगा, फिर 3d से 1 निकलेगा, क्या हो जाएगा? 3d कितना? 9 3p से निकलेगा ना है कि बारिश आने वाली है, बहुत बच्चों का नेटवर्क का इश्यू होगा। सर? 3p से निकलेगा ना 3d से 1 निकलेगा तो क्या हो जाएगा? 3d कितना? 9। ये दिमाग में। चलिए ये आयन का कॉन्फ़िगरेशन भी आप लोगों ने सीख लिया। चलो इसका जवाब दो तो देखते हैं कौन जवाब देगा। पहले देखते हैं कौन बच्चा जवाब देता है इसका, फटाफट। सर सी नंबर है क्या आंसर? N+L रूल लगाओ ना बेटा। देखो एनर्जी ऑर्डर ऑफ फिलिंग पूछा है, ऑर्डर ऑफ फिलिंग N+L रूल। तो देख लो मिला के 3 प्लस क्या होगा? 2, 4 + 0 4 + 1, ठीक है ना। 4 + 2 5 + 0, ठीक है ना। क्या ये वाला तो नहीं होगा क्योंकि देखो पहले 5 में चला गया है फिर 4s में आया, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। मुझे बी वाला लग रहा है क्योंकि देखो 4s में कितना होगा? 4 + 0, s का 0 होता है ना, N+L। 3 + 2 5, 4 + 1 5, 5 + 0 5, 4 + 2 6। आई थिंक दिस इज द राइट आंसर, है ना। यस सर। ये सब तो होबे नहीं करेगा, तो 5s बढ़ेगा फिर 3d, सब तो होना ही नहीं। इसका आंसर कौन देगा देखते हैं, दिमाग लगाओ, देखते हैं कौन आंसर देता है। अच्छा आप लोगों के घर तरफ भी बारिश हो रहा है क्या? नो सर। yes sir यस सर। बहुत तूफान आ रहा है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन N2+, कौन देगा इसका जवाब? देख बेटा पहले नाइट्रोजन का लिख। नाइट्रोजन का क्या लिखोगे? 1s2 2s2 2p कितना? 3। तो देख लो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में कितना डिब्बा? 3। ठीक है ना। तो N2+, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन गायब, ठीक है ना। तो कितना अनपेयर्ड है? 1। समझ गया? ये वाला आंसर देगा जल्दी, क्या होगा इसका आंसर? Which of the following set of quantum number is correct for 4f? 4f सर A। 4f मतलब n का वैल्यू हो गया 4 और l का वैल्यू हो गया pdf 3।